आपका क्या मानना है, डिग्री का महत्व है नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो लोग इन्वेंट करते हैं एक्चुअली वो डिग्री के मोहताज नहीं होते। और आज भी भारत सरकार को देखें कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक नया बना और उस पर काम हो रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उसको हम डेवलप मास्टर कर ऑफ सकें। साइंस है आपके पास फिजिक्स में, तो कहीं ना कहीं आपके मन में नहीं था कि हम साइंटिस्ट भी बने? हाँ, बिल्कुल था, क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, ख़ास करके फ़िज़िक्स मेरे लिए, एस्ट्रोफ़िज़िक्स मेरा बहुत इंटरेस्ट का विषय था। और हमेशा मुझे कैट और सीडैक ये सब बहुत अट्रैक्ट करते थे। साइंस मुझे बहुत अट्रैक्ट, मज़ेदार बात ये भी होती थी कि जब कभी भी हम फील्ड पे होते थे तो पब्लिक हमको देखने के लिए इकट्ठा हो जाती थी। और हमारे सीनियर ऑफिसर्स इस बात पर हँसते थे कि इनको भीड़ हटाने के लिए भेजा जाता है, तो ये खुद भीड़ का कारण हो जाती हैं। तो लेकिन एक बहुत चैलेंज भी था, क्योंकि परिवार के लोग हमारे बहुत चिंतित होते थे हमारी सुरक्षा को लेकर के, और ख़ास करके भविष्य को लेकर के कि आगे इसकी फैमिली कैसे होगी या ये कैसे करेगी, तो ये सब चीज़ें उस वक्त थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय चौबे। हमारे सामने जो अभिसर बैठी है, इनका नाम है मनीषा पाठक सोनी। शहर के एडिशनल डीसीपी हैं, शहर के एक बहुत माने जाने अधिकारी हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, आप 1998 में पहली बार इस क्षेत्र में आए, इस डिपार्टमेंट में आई, तो उस समय और 2022 में हैं हम, कितना आप फ़र्क देखती हैं पुलिस को लेकर? पुलिस को लेकर खासकर मैं अगर बताऊं कि सन 1998 में जब मैंने पुलिस ज्वाइन किया, तो उस वक्त बहुत कम संख्या में पुलिस ऑफिसर्स थी डिपार्टमेंट में। उस वक्त आरक्षण भी नहीं होता था महिलाओं के लिए, तो बहुत ही सीमित थी, कुछ गिनी चुनी 15-20 अधिकारी हम लोग स्टेट में होते थे। और मज़ेदार बात ये भी होती थी कि जब कभी भी हम फील्ड पे होते थे तो पब्लिक हमको देखने के लिए इकट्ठा हो जाती थी। और हमारे सीनियर ऑफिसर्स इस बात पर हंसते थे कि इनको भीड़ हटाने के लिए भेजा जाता है, तो ये खुद भीड़ का कारण हो जाती हैं। तो लेकिन एक बहुत चैलेंज भी था, क्योंकि परिवार के लोग हमारे बहुत चिंतित होते थे हमारी सुरक्षा को लेकर के, और ख़ास करके भविष्य को लेकर के कि आगे इसकी फैमिली कैसे होगी या ये कैसे करेगी, तो ये सब चीज़ें उस वक्त थीं। पर अभी के पिछले कुछ सालों में लड़कियों की संख्या बहुत बढ़ी है, और समाज में उनका एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है, और उनका काम करने का तरीका और सरकार का उनके प्रति विश्वास, ये सब कुछ में काफ़ी अंतर आया है। आपने कहा कि जो आपके परिवार के मेंबर्स थे उनको ये लगता था कि कैसे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन समाज को, डिपार्टमेंट को ये अपेक्षा था कि आप समाज को कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है। जी, बिल्कुल था कि हर परिवार की बच्ची उसके लिए तो वो बच्ची ही होती है, भले वो यूनिफ़ॉर्म में हो। तो फैमिली की अपनी एक चिंता होती है, पर हमारे को जब हमने ये जॉब जॉइन कर लिया, तो हमारे को ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम जो समाज की लड़कियां हैं उनमें ये मैसेज कैसे पहुंचाएं कि पुलिस उनके हेल्प के लिए है। और हम सब अंदर से बहुत मजबूती का अनुभव करते हैं जब कभी भी हम यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं। तो हम सोसाइटी की गर्ल्स के लिए या इवन बॉयज़ के लिए भी, हम पूरी सोसाइटी के लिए सिक्योरिटी का एक मैसेज देते हैं। मैम, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो कहाँ से शिक्षा आपने प्राप्त की, कितनी शिक्षा आपने प्राप्त की, और आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में, टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ में हुआ है। और वहाँ मेरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली, वेल नोन फैमिली है। और मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर रहे हैं, तो उनके साथ मुझे पूरे मध्य प्रदेश में रहने का मौका मिला। हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र होते थे, तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में मेरी बड़ी लंबी पढ़ाई वहाँ हुई, रीवा अंचल में हुई। तो मेरा फाइनल जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो एमएससी इन फ़िज़िक्स है, और मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन का डिग्री भी लिया है। तो ये मेरा फाइनली रीवा से हुआ था। और उसके बाद मैंने पीजीडीसीए का डिग्री भी वहीं, सॉरी डिप्लोमा, रीवा से ही लिया था। तो ये मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहा। मास्टर ऑफ साइंस है आपके पास फिजिक्स में, तो कहीं ना कहीं आपके मन में नहीं था कि हम साइंटिस्ट भी बने? हाँ, बिल्कुल था, क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, ख़ास करके फ़िज़िक्स मेरे लिए, एस्ट्रोफ़िज़िक्स मेरा बहुत इंटरेस्ट का विषय था। और हमेशा मुझे कैट और सीडैक ये सब बहुत अट्रैक्ट करते थे। साइंस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। बट मुझे लगा कि उसमें मुझे मध्य प्रदेश में उतनी संभावनाएं उस वक्त नहीं दिखाई देती थी, तो परिवार के साथ रहना और वो मेरी प्राथमिकता थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टेट सर्विसेज मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, तो फिर इसलिए वो चुना। अगर बात करें कि उस समय, अभी इसरो है, नासा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उस समय क्या ये सब विकल्प थे?
इसरो और नासा तो थे, बिल्कुल थे, पर एमएससी वालों का उतना हाँ, गर्ल्स के लिए तब भी थे, वहाँ भी आरक्षण तब भी नहीं था। और लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है। और जो एमएससी कर रहे स्टूडेंट्स होते हैं, ख़ास करके जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं जो एमएससी करते हैं, उस वक्त उनको एवेन्यूज़ पता भी नहीं होते इतने। और इसमें ज़्यादातर कंपटीशन आईआईटीएंस के साथ में होता है, तो वो बेसिक हमारा उतना स्ट्रांग नहीं होता ऐसा लगता है। और तैयारियों के लिए हमको कोचिंग वगैरह की फैसिलिटी भी उस तरह से नहीं मिलती, तो वो डायरेक्शन बन ही नहीं पाता साइंस की तरफ जाने का। और इसकी तुलना में जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें बड़ी संख्या में वैकेंसी हर साल निकलती थी, तो उसको देख करके और वो जो सामने दिखाई देता है, एक्चुअली सिविल सर्विस वाला व्यक्ति समाज में दिखाई देता है, तो उसके प्रति अट्रैक्शन एक एज में स्वाभाविक रूप से हो जाता है। मैम, जैसे आप जो जो गर्ल्स देखेंगे, आपको यूथ देखेंगे, बॉयज़ दोनों, उनके बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या करना है, मास्टर्स कर लिया, अब क्या करना है। तो उनके क्या आप उनको शिक्षा देंगे, क्या हमको मैसेज देंगे? उनको सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, या साइंस के क्षेत्र में जाना चाहिए? क्या उनको मैसेज क्या देंगे आप? बिल्कुल, क्षेत्र तो अनंत हैं। आप देखिए कि कुछ लोग तो चाय बना करके भी बहुत फेमस हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसने बिना किसी डिग्री के कभी कोई मशीन बना ली होती है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी क्वालिटीज़ को या अपनी योग्यता को कैसे पहचानते हैं। और योग्यता होना और फिर उसका प्रदर्शन करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार व्यक्ति बहुत योग्य होता है, पोटेंशियल बहुत होता है, पर परफॉर्मेंस नहीं होता। तो ये हमको ये उस व्यक्ति विशेष को समझना है। अब रही बात ये कि हम सिविल सर्विसेज में जाएं कि हम साइंस में जाएं, तो ग्रेजुएशन इसके लिए दोनों के लिए ही बेसिक है। ये आपके इंक्लिनेशन पर डिपेंड करेगा, आपकी अपनी मानसिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कुछ भी चीज़ तय करने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो आप वो खुद समझना होगा। पर जो भी आप फील्ड चुनें या जो भी फील्ड में आप जाना चाहें, उसके लिए तैयारी पूरी करें। ऐसा ना करें कि हम सोचें कि हमें आईएएस बनना है और हम तैयारी उसकी ना करके हम दूसरे विषय की तैयारी करें या हम टाइम वेस्ट करें। तो मुद्दा यही है कि हम अपना लक्ष्य तय करें और उसके बाद उसकी दिशा में अपनी पूरी ताकत झोंक दें, तो तभी सफलता मिल सकती है। और हमेशा हर व्यक्ति सरकारी नौकरी की चाहत रखे या सरकारी नौकरी को ही प्राथमिकता दे, तो उसमें फिर असफलता की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी लिमिटेड है और पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम में स्किल है, योग्यता है, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसको चुना जा सकता है। थोड़ा सा लाफेबल है, लेकिन ये फैक्ट है कि मैक्सिमम लोग जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी कुछ डिस्कवरी की या कुछ इन्वेंशन किया, जैसे राइट ब्रदर्स ने जहाज़ बनाया, मैक्सिमम लोगों के पास डिग्री नहीं थी। तो आपका क्या मानना है, डिग्री का महत्व है, नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो लोग इन्वेंट करते हैं एक्चुअली वो डिग्री के मोहताज नहीं होते। और आज भी भारत सरकार को देखें कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक नया बना और उस पर काम हो रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उसको हम डेवलप कर सकें। तो बेस्ट तो वही तरीका है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। तो स्किल के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस चाहिए, धैर्य चाहिए और मेहनत चाहिए। और डिग्री उन मामलों में ज़रूरी है जहाँ की जिस तरह के जॉब में एक पर्टिकुलर एकेडमिक करियर होना ज़रूरी है, वहाँ डिग्री रिक्वायर्ड होती है। तो दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। बीइंग अ फीमेल हमको घर की जिम्मेदारियाँ तो रहती ही हैं, और बच्चे की खास करके उसको जिम्मेदारी कह लें या उसको एक सुखद अनुभूति कह लें, बच्चे के साथ समय बिताना हमेशा अच्छा लगता है, पर जॉब के रहते वो थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है। और ख़ास करके कोविड का टाइम हमारे लिए फीमेल्स के लिए बहुत कठिन रहा, घर के प्रति जिम्मेदारियां भी बहुत थीं। और समाज के लिए कहा जाए तो बदलते समय में जिस तरह से क्राइम का पैटर्न बदला है, सामाजिक ताना बाना भी हमारा टूटा है, तो घरेलू प्रताड़ना हम देखते हैं कि वो एक महिलाओं के लेवल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और समाज के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से परिवार और शादियों के टूटते हुए हम देखते हैं या रिश्तों को ख़राब होते देखते हैं, वो बड़ा हमारे लिए कष्टकारी होता है। और साइबर क्राइम पिछले कुछ समय से जितना तेज़ी से बढ़ा, वो भी एक बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए, क्योंकि साइबर एक ऐसी फील्ड हो गई है जिसके बिना अब दिन ही नहीं कटता। मतलब दिन में आप बीसों बार आप साइबर पर जाते हैं या इंटरनेट पर सर्फ करते हैं, तो उसके बिना अब दिन कटना ही नहीं है, लेकिन उसमें फंसने की संभावनाएं पूरे वक्त बनी हुई हैं।
तो ये पुलिस का भी और समाज का भी बड़ा कठिन चैलेंज है इस वक्त में। जब आप जैसे कोविड का आपने जिक्र किया, उल्लेख किया, तो जब आप फील्ड पर सर्व कर रही थी तो कहीं ना कहीं आपको या दूसरे जो आपके कोलिग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, डर तो लगता होगा। बिल्कुल, हम लोग सब डरे हुए होते थे, ख़ास करके जब हमारे पहले साथी शहीद हुए थे देवेंद्र सिंह जी, उस वक्त हमारे डर का लेवल हाईएस्ट था। और पर प्रिकॉशन भी हम लोगों ने रखे, और स्टाफ में उसके बाद हमने स्टाफ को भी बहुत मोटिवेट करके रखा, क्योंकि अंदर डर भले ही है, लेकिन स्टाफ को हम डरा हुआ दिखें तो लीडरशिप भी कमज़ोर होती है। तो स्टाफ को मोटिवेट करके काम भी कराना है, और जो पब्लिक आ रही है या जिसकी जो शिकायत है उसका टाइम पर रिड्रेसल भी होना चाहिए। उस वक्त लोग फंसे हुए थे, लोग परेशान थे, लोग घर छोड़ छोड़ के निकले हुए थे, कुछ रोड्स पर थे, उनको फूड मिले, उनको शेल्टर मिले, उनको मेडिसिन्स मिल पाएँ, ये सारा भी हमको इंश्योर करना था। तो डर के साथ डर के ऊपर जीत पा कर के हम लोगों ने कोशिश की कि जितना हम बेस्ट कर सकें ह्यूमैनिटी के लिए, वो हम लोगों ने किया। एक दो प्रश्न और बचे हैं मैम आपके लिए। एक तो ये कि देखिए जो हमारा समाज है उसमें बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे, महिलाओं के केसेस भी आपके पास आते होंगे। उसमें बहुत सारे महिलाएं जो जेन्युइन परेशान होती हैं, दहेज प्रथा से परेशान होती है, ताने बाने से परेशान होती है, वो भी आपके पास आती है। लेकिन बहुत सारे फेक केसेस भी आते होंगे आपके पास, जो किसी दूसरे को फ्रेम करना चाहते होंगे। उनके परिवार वालों ने बोला होगा कि जा इसके इनके ऊपर केस ठोक के आओ, तो वो चली आते होंगे। तो इनको डिस्टिंग्विश कैसे आप विभाजन करती होंगे कि ये जेन्युइन है, ये नहीं है? कई बार तो हम लोग बातचीत करने से समझ में आता है कि जो शिकायत करता है वो थोड़ा बदमाश किस्म के हैं या अनावश्यक शिकायत कर रहे हैं। पारिवारिक मामलों में हम लोग प्रयास ये करते हैं कि दोनों पक्षों को पहले सुना जाए और उसके बाद ही कार्यवाही आगे की जाए। कभी कभी शिकायत नासमझी के कारण होती है, कभी ईगो के कारण होती है, और कभी जानबूझकर होती है। तो जब दोनों पक्षों को सुनते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ सामने आ जाता है कि इसमें हल कुछ निकल सकता है। तो उस वक्त हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं और लंबा सेशन रखते हैं ताकि व्यक्ति की बात सामने आ सके, और ऐसे में हल निकल आते हैं फैमिली को जोड़ने वाले। अब जब जहाँ केस कायम हो चुका है और जहाँ फिर उसके बाद ये पता चलता है कि ये तो घटना हुई ही नहीं थी, तो पुलिस में प्रावधान है खारिजी के लिए। तब ऐसे केसेस में खारिजी काटी जाती है, और उसके बाद फिर आवेदक के खिलाफ भी कार्यवाही होती होती है। उसमें फिर कोर्ट ने कई मामलों में बहुत संज्ञान लेकर के सख्त कार्यवाही फर्जी आवेदक के खिलाफ भी की है। एक अंत में आपसे मैं पूछूंगा कि अगर बहुत सारे लोग देखेंगे, यूथ देखेंगे, उनको एक मैसेज देना चाहती हैं अपने तरफ से कुछ भी, क्या बोलेंगी आप? सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना है। शॉर्टकट में ही हम जनरली साइबर क्राइम में फंसते हैं। चाहे पैसे कमाने का लालच हो या रिलेशनशिप का, दोनों ही चीज़ों में शॉर्टकट या जल्दी कुछ पाने की इच्छा, ये हमको बर्बाद करती है। तो उससे बचना है। और जब जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो समर्पण, मेहनत और ईमानदारी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप उसको चुनें तो निश्चित है आप सफल होंगे। सफलता के पैमाने हर व्यक्ति के लिए अलग हैं, तो ये सोचना कि मैं एक पर्टिकुलर रोल में पहुंच पाया तभी सफल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल है, और सफलता आपके अपने लिए होनी चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। सबके लिए शुभकामनाएं।